रिकॉर्डिंग चालू, चैट कर रहा हूँ बंद। जिस किसी को भी क्वेश्चन पूछना है हैंड राइज करना, और जब तक मैं माइक ना खोलूं तब तक हैंड राइज ही रहने देना। अनोटेशन करो बंद, म्यूट ऑल। हाँ, तो देखो पिछली बार भी इन्होंने ऐसे लिखा हुआ था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। मैं ये तुमसे भी यही बोलता हूँ, चैप्टर की शुरुआत होने से पहले ये लिख लिया करो कि अंकवार कैसे चैप्टर आएंगे, बहुत मदद मिलती है इससे। खैर 2 नंबर का आना है इस बार, है ना। मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं, क्योंकि मेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं है नए वाले ब्लूप्रिंट में। यही तो है नया वाला ब्लूप्रिंट, देख लेते हैं ना अभी। विज्ञान के पहले मैथ्स, त्रिभुज। त्रिभुज में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 3 ऑब्जेक्टिव आना है, क्योंकि पिछली बार तक 80 नंबर का पेपर आता था, अब जो है वो त्रिभुज में से कुछ भी नहीं हटा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, 7 चैप्टर में से हटा है वो तो। खैर, वापस आ जाओ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए समांतर, तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो यही कहलाता है आपका आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, और इसी को बोलते हैं हम पाइथा सॉरी थेल्स प्रमेय। यही थेल्स प्रमेय है, सेम अनुपात में विभाजित करती है। अगर हम त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचे तो ये अन्य भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती, समान अनुपात में विभाजित करती है। और इस प्रमेय को क्या बोलते हैं हम? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, और इसी को थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान ये है, ए सी का मान ये है, बी सी का मान ये है, कोण बी का मान क्या होगा? तो त्रिभुज एबीसी में बना के देखते हैं, करके देखते हैं, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बढ़िया है, और ऑब्जेक्टिव आ भी सकते हैं इसमें से। एबीसी, ए बी का मान है 6√3, ए सी का मान है 12 सेंटीमीटर, और बी सी का मान है 6 सेंटीमीटर। तब बोल रहे हैं कोण ए बताओ क्या होगा। तब ए कोण क्या होगा, सॉरी कोण बी का मान क्या होगा? 120 होगा, 60 होगा, 90 होगा कि 45 होगा? देखो 90 तो वैसे ही कट जाता है, 90 तो, क्यों भाई, क्यों कट जाता है? 2 मिनट, 90 भी हो सकता है। पहली बात, कोई मुझे बताएगा आइडिया कैसे निकाल सकते हैं? ये इस कंडीशन दी हुई है त्रिभुज एबीसी। देखो आपके मतलब नॉलेज कैसे टेस्ट करता है गवर्नमेंट टीचर, आपको वाकई में आता है कि नहीं आता। त्रिभुज एबीसी में ये दिखा हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ, बी सी का मान और ए सी का मान दिया हुआ है। एंगल बी का मान निकालना है, बताओ भुजाओं के मान दिए हुए हैं, एंगल बी कैसे निकाल सकते हैं? एक कोण का मान दे दिया होता तो बहुत हद तक निकाल सकते थे हम। कोई मुझे कोई तुक्का भी लगाना चाहेगा कैसे, किस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा इस डायरेक्शन इसके क्वेश्चन के लिए? मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो, सॉरी ये क्या हुआ? तो मेरी मेरी सोच ये चल रही है कि आप भाई सीधी सी बात है, एक काम करो, इसको अगर हम अगर मान के चलें कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मैंने ये वाला त्रिभुज बनाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अगर मैं समकोण त्रिभुज मान के चलूं तो इसमें एक कर्ण होगा। कर्ण कौन सा होगा? जो ज्यादा वाला होगा वही होगा। कर्ण का वर्ग, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर रहा है, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर रहा है तो चांसेस बहुत हद तक है कर्ण के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यदि मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो रही है, तो फिर ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के। तो अपन इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के देखते हैं, अगर 144 आता है तो सही है। 6 का स्क्वायर 36, प्लस 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 36 × 3, 36 × 3, 6×3 = 18 की 8 हासिल की 1, 3×3 = 9 और 1 10, 108 और 36 को जोड़ेंगे, 8×6 = 14, 14 की 4 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1 144 आ रहा है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम
सिद्ध हो रही है। और पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो, देखो अब तुम खुद ही देखो, नॉलेज टेस्ट करो खुद का, आपने क्या पढ़ा है और क्या पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, और कैसे बीच में से उठ के आया ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही एग्जाम में भी होता है, सेम टू सेम कंडीशन यही होती है, जहां दिमाग शून्य हो जाता है। त्रिभुज बोला है ना, त्रिभुज एबीसी, तुम्हारे दिमाग में त्रिभुज यही वाला आएगा, त्रिभुज ये दिया हुआ है, इसके एबीसी के मान दिए, कोण बी का मान निकालना, कैसे हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे और सोचो, अगर ये सिंपल त्रिभुज ना होकर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या फिर समबाहु त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, तो दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई साहब, अब एक चीज सीखी है अपन ने समकोण त्रिभुज में, कि एक कर्ण का मान जो है वो ज्यादा होता है, और जब कर्ण का मान ज्यादा होगा तो 12 यहाँ पर लिखेंगे, और जब 12 यहाँ पर है तो कर्ण के सामने वाला कोण जो है वो समकोण होता है, बी का मान 90 डिग्री होगा। जहां हम इस वाले त्रिभुज से बोल रहे थे कि बी का मान 90 हो ही नहीं सकता, जबकि बी का मान 90 डिग्री निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि अप्रोच ही गलत थी, हमने सिंपल त्रिभुज ले लिया था इसको। क्यों भाई, समकोण त्रिभुज क्यों नहीं हो सकता? तो समकोण त्रिभुज होगा। मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, लेकिन यकीन मानो सरप्राइजेस ऐसी, मैंने इसलिए इसको इस वाले सेशन को मैं यही रखूंगा ऑनलाइन क्लास में, चाहे मैथ्स हो, सोशल हो, चाहे हिंदी हो, वो साइंस हो, इसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे अपने लिए, बिल्कुल जरा न्यू, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होंगे वो, हमारा नॉलेज टेस्ट कर रहे होंगे कि हमने सच में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और नहीं बन रहा है तो भाई साहब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। और यकीन मानो पिछली बार का ये मैथ्स का मैंने अभी तक, और इसके सॉल्यूशन भी शायद पीछे होंगे, इसके सॉल्यूशन जहाँ तक है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है ना, मैंने कुछ करा है, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में अप्रोच बताई, मेरी अप्रोच बताई है, मेरे को नहीं मालूम है कुछ भी इसके बारे में, पिछले साल तक मेरे को नहीं मालूम था कुछ भी इसके बारे में। किसी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर ए बी है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, अप्रोच हमारी स्टार्टिंग में वही रहती है, एबीसी की, त्रिभुज एबीसी ऐसे ही मानते हैं हम, ए बी और सी, और एबीसी में डीई जो है वो ए बी के समांतर है, डीई जो है वो ए बी के समांतर है, डी खींच ले रहा हूं मैं, डी और ई ए बी के समांतर, इसके समांतर ये है, और सी डी का मान दिया हुआ हमें 3, ईसी का मान दिया हुआ है 4, बीई का मान दिया हुआ है 6, तब डीए का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के तहत आप निकाल सकते हो सी डी अपॉन ए डी, ए डी ई सी अपॉन ई बी, दोनों बराबर होंगे। जैसे आप लिखोगे तो वो आएगा 3/x, क्योंकि मालूम नहीं है वो, इक्वल्स टू, अब जिसको भी समझ में ना आए हैंड राइज कर देना ये कैसे आया, और ये हो जाएगा 4/6, 4/6। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरा सॉल्व नहीं कर सकता, 4x हो जाएगा, 6×3 = 18, 18/4, कट रहा है लेकिन पूरा नहीं कट रहा है, तो 4×4 = 16, 6×3 = 18, 18/4 ही आएगा। तो 4×4 = 16, बचेगा 2, 4.5 आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या होगा, ये वाला, सी वाला सही होगा। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय जिसको बोलते हैं, उसी का यूज किया मैंने। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है, बस शब्दों में बोल दिया है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण होगा। सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, और जब पहली भुजा कर्ण होगी तो कर्ण के सामने का कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, मतलब ये आंसर होगा। कितने बच्चे हैं अभी? टोटल 9 बच्चे हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला है, किसी त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, ए डी बराबर से एक्स है, डी बी बराबर से है, ए बराबर से है, और ई सी बराबर से है, तब एक्स का मान क्या होगा? तब एक्स का मान क्या होगा? क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, एबीसी, डीई पैरेलल है बीसी के, बीसी के पैरेलल डीई है, नाम दे देंगे डीई। और अब जो मान दिए हैं वो एक्स के फॉर्म में दिए हैं, तो आप एडी का मान दिया हुआ एक्स, डीबी का मान दिया हुआ x-2, कितने
अच्छे से क्वेश्चन है ना यार, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ए का मान है x+2 और ईसी का मान है x-1। तब x का मान निकालने को बोला है। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोलती है कि भाई AD बटे DB AE बटे EC जो है वो बराबर होगा। AD का मान हो जाएगा x। चलो अच्छा, अब इसको सॉल्व करके बताओ ना, आपके पास रफ कॉपी है। आधारभूत अगर नहीं है तो निकाल लो, सामने रखो, मोबाइल सामने रखो, पेन सामने रखो। डायग्राम ये बना हुआ है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का यूज करो। x बटे x-2 x+2 अपॉन x-1 त्रियक गुणा करो। वर्ग समीकरण बन जाए तो वर्ग समीकरण बनाओ, सॉल्व करो, x का मान निकाल के बताओ। और किसी को दिक्कत आ रही है तो हैंड राइज करो, बोर्ड पर यहीं पर करेंगे। उम्मीद है सॉल्व कर रहे होंगे कुछ। दो पूर्वा, अच्छा एक चली गई। ऑनर 7A, नाम क्या है बेटा? मुझे पता तो हो कि कौन कौन आया है। अनिकेत, हिमांशु, कंचन, लकी, मीना, मृणाल, नमन, पूर्वा, तुलसी। ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं अपन, कॉन्सेप्चुअल्स। और अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपने चैप्टर में तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं? ज्यादातर जो हो रहा है वो थेल्सपर में हो रहा है। अगले जो है वो हमारे किसी का आ गया हो तो भाई चैट में आंसर लिख दो, या फिर माइक खोल कर आंसर बता दो। अभी तक तो आ जाना चाहिए। अलग अलग आंसर क्यों आए? x² - x इक्वल्स टू a+b a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का बचेगा -x बराबर से -4। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर से 4। क्यों भाई साहब, क्या गलती हुई? इतनी बेसिक मिस्टेक करोगे क्या? ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहना, है ना। मैं पहले भी देख चुका हूँ, 6 साल से देख रहा हूँ बच्चों को। एक चीज अपनी लाइफ में जरूर सीखी है और वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी भी इस तरह से मत जताना कि आपको टीचर से ज्यादा आता है। कभी भी। उसी को हम घमंड बोलते हैं, है ना। हाँ मीना। इसका आंसर 5 है शायद। 4 आ रहा है बेटा, सामने तो सॉल्व किया। हाँ, तो मेरा तो 5 आया। गलत किया है ना, सामने सॉल्व किया तो। एक बार फिर से देखो, x/x-2, x/x-2, ये x और x-2, और x+2/x-1। क्या किया मैंने? ऑब्जेक्टिव इसलिए डायरेक्ट सॉल्व किया है, मतलब इसने कहा x का मल्टीप्लाई x से करा तो x² - x और ये x-2 का मल्टीप्लाई x+2 से करूंगा तो a+b का फॉर्मूला लग जाएगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो x² से x² कट जाएगा। -x बराबर से माइनस का 2 का स्क्वायर, तो माइनस वैसे के वैसे लगा देंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या होगा? बी, है ना।
उसके बाद ये सही जो खालिस्तान है वो सेम टू सेम आपके वही है जो बुक में है, तो उसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। सत्य सत्य दिए हुए हैं, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल, अगर दो कोण बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो वो समरूप होंगे ही, और कोण 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 से वो जो है समरूप हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के अंतर के बराबर होता है। जी नहीं, योग के बराबर होता है, अंतर नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। अंतर के बराबर नहीं होता, योग के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम फिर से रिपीट करी हुई है। देख रहे हो कैसे एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। एक शब्द में उत्तर देना, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? बताओ। मेरे ख्याल से ये आया है क्वेश्चन, सत्य सत्य में वहां पर है, बुक में है। सही है, समरूप त्रिभुज होंगे समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं भुजा भुजा तो बराबर हो रही है, एक कोण बराबर हो जाएगा तो वो समरूप सिद्ध हो जाएंगे। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं समरूप, क्योंकि 90-90 डिग्री के कोण होते हैं और भुजा अनुपात में रहती है, वर्ग है ना, जाहिर सी बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, यदि कोई त्रिभुज AB और BC को सीढ़ी पर प्रेस कर समांतर और सिद्ध कर AD बटे AB, AD बटे AB और AE बटे AC। अगर ABC कोई वो है तो AD बटे AB और AE बटे AC, मतलब अभी नॉर्मली थेरेस में क्या बोलती है, AD बटे BD और AE बटे EC, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि AD बटे AB और AC AE बटे AC प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, थेरेस्पर में लगाएंगे और उसमें व्युत्क्रम लेके प्लस को जोड़ना पड़ेगा। एक सवाल के बारे में बात करेंगे अपन, तीसरा सवाल है वो 6.2 में, तो वो देखेंगे कल क्लास में उसमें क्या मिस्टेक हुई है क्लास में पढ़ाने के दौरान। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, थेरेस्पर में से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AD बटे BD। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। AD बटे BD इक्वल्स टू किसके होगा, AE बटे EC के। AE बटे, ये तो हमारी सिंपल सी थेल्स प्रमेय है। लेकिन आप बताओ, आपको सिद्ध करना है AD बटे AB, हमको BD दिखा हुआ है यहाँ पर, तो कैसे सिद्ध करेंगे, BD को AB कैसे बनाएंगे? तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका व्युत्क्रम लेंगे। व्युत्क्रम लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर BD बटे AD, व्युत्क्रम लेना जरूरी है, उसके बिना थोड़ा सा मुश्किल जाएगी। BD बटे AD और इक्वल्स टू EC बटे, व्युत्क्रम लेंगे मतलब उल्टा कर देंगे, उलट पलट कर लेंगे, EC बटे AE। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। जब एक जोड़ेंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझना। BD बटे AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC बटे AE प्लस 1। लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, जैसे ही करेंगे मैं नीचे वाला रफ कर रहा हूँ। जोड़ेंगे जब इसमें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो AD आ जाएगा, तो BD प्लस AD हो जाएगा, BD प्लस AD डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आएगा, AD इक्वल्स टू EC प्लस AE एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा EC। मैं बस इधर ही रोक रहा हूँ आज मैथ्स का काम।
लेकिन मज़ा आ रहा था करने में। ए ई बटे ए ई। नहीं, अभी थोड़े से एक दो सवाल और देखेंगे, फिर ये बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये लिख लेंगे एलसीएम लेके, तो देखो बी डी और ए डी, बी डी और ए डी को जोड़ेंगे तो ए बी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही ई सी और ए ई को जोड़ेंगे तो वो ए सी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, बी डी और ए डी को जोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी बटे ए डी। यही प्रूव करना था अपन को, ए बी बटे ए डी। आप बोलोगे ये कहाँ प्रूव करना था, कहाँ है? ई सी बटे ए ई, तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए ई, ए सी बटे ए ई। तो अब इसका फिर से एक बार व्युत्क्रम ले लो, मतलब उलट पलट कर लो, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, और इसका फिर से व्युत्क्रम हो जाएगा तो ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, है ना? तो इसको थोड़ा सा ऊट पटांग तरीके से, सिंपल थेल्स पे मैंने दी थी, इन्होंने थोड़ा सा बोल दिया था कि पूरा प्रूव करो। तो अपन क्या करेंगे, पहले थेल्स पे में लिख लेंगे, उसका व्युत्क्रम लेंगे, उस दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए डी प्लस बी डी हो जाएगा, तो वो ए बी बन जाएगा। और व्युत्क्रम लेना जरूरी है, बिना व्युत्क्रम के नहीं होगा। और फिर उसके बाद फिर से एक और बार व्युत्क्रम ले लेंगे, 2 बार व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अगला जो है वो लिखा हुआ है आकृति में, पी क्यू पी एस अपॉन एस क्यू है, पी टी अपॉन टी आर है, एंगल ये है, तो पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। थ्योरी है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आकृति दी हुई है, डी ई सी की वैल्यू ज्ञात करना है, इसमें चैप्टर पे उठा दिया है क्वेश्चन। इसमें भी आकृति ये दी हुई है, इसमें एडी की वैल्यू ज्ञात करना है। आपको कोई सी भी वैल्यू गायब की जा सकती है, यहाँ की वैल्यू दे दी जाएगी, यहाँ की वैल्यू ज्ञात करना है। थेल्स में से कर सकते हो आसानी से, एडी बटे बी डी, ए बटे ई सी की वैल्यू लगा के। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। क्वेश्चन है, बाकायदा प्रश्नावली में आया हुआ है, अपने पास अभी टाइम नहीं है। और लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2 और 3 नंबर के हिसाब से ही हैं। अगले क्वेश्चन जो मेरे भी फेवरेट हैं इस चैप्टर के, और हर मेरे ख्याल से सब टीचर के रहेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से जुड़े हुए हैं। बोले एक सीढ़ी लगाई है सिरे से, और उसके बाद जो सीढ़ी की लंबाई है वो इतनी है, खिड़की जो है वो 2.5 मीटर ऊंची है, तो वही बताओ सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, कर्ण का मान ज्ञात करना है ना? 10 मीटर लंबे एक सीढ़ी दीवार से टिकाने पर पाइथागोरस थ्योरम। 18 मीटर ऊंचे खंभे, उसके ऊपरी सिरे से तार का सिरा जुड़ा हुआ है, 2 त्रिभुज बनेंगे, हमको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम से जुड़ा हुआ है। एक चतुर्भुज एबीसीडी विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, बताइए कि समलंब चतुर्भुज है। ये सब क्वेश्चन 2-2 3-3 नंबर के हैं, और वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 3 नंबर के, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3 नंबर के हिसाब से आ सकता है ना? अच्छा, एक और चीज देखो, पिछली बार ये क्वेश्चन आए थे, इसमें कहीं पर भी प्रमेय नहीं दी हुई है, और एग्जाम में प्रमेय दे दी थी। तो ये जो आते हैं ना क्वेश्चन आंसर, ये जो मॉडल क्वेश्चन आते हैं, इसका ऐसा क्या ऐसा छपा हुआ नहीं आ जाता है एग्जाम में। अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ये कोई और टीचर बनाता है पेपर, कोई और टीचर बनाता है। 1000 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि जो टीचर ये बनाए वही टीचर का पेपर भी आ जाए फाइनल में। वो 1000 में से एक बार होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन उसके बाद भी ये पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग खुलते हैं टीचर किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करता है उसके लिए, है ना? तो वो जरूरी है। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन में कितना प्यारा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखा था, सबके सब फंसे हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी इसको स्टार्टिंग में एक बार में नहीं समझ पाए उसको। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, है ना? तो ये हमारा 6 चैप्टर था उसका। फिर उसके बाद अपन साइंस देखते हैं। साइंस में भी 6 चैप्टर, 4 चैप्टर, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, एक और दो देखते हैं आज। शायद पिछली क्लास में एक देखा था, 2 और 3 देखते हैं। ये पिछली बार का है, इस बार के भी आएंगे शायद, अभी नहीं आए हैं, वो भी तैयार करेंगे, बेफिक्र रहो। लेकिन बस ये है कि रिस्पॉन्स अच्छा है। पिछली बार भी ऐसे ही करी थी। बस ये है कि पिछली बार भी मतलब अति करी थी। अभी तो आपकी सुबह क्लास नहीं लगी, उनकी सुबह भी दोपहर में तो नहीं, मतलब स्कूल में, उसका शाम को 2-2 घंटे की क्लास रहती थी। लेकिन कई बच्चों को वो मेहनत याद ही नहीं है कि अंकुर ने भी ऐसी कोई मेहनत करी थी। आपको भी नहीं रहने वाली बहुत सारे को, वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। फर्स्ट देख चुके हैं, सेकंड और थर्ड देखते हैं। ब्लूप्रिंट देख लेते हैं एक बार, अपना चेंज तो नहीं हुआ है कुछ जो सेकंड और थर्ड में से, सेकंड थर्ड के विज्ञान। सेकंड और थर्ड में जो आने वाला है वो 4 नंबर का एक आने वाला है,
और 2 नंबर का एक आने वाला है। मुझे नहीं मालूम, देखो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोलने वाली बात है, मैं मन हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। तुमको जो समझना तुम समझते रहना, लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे साथ जितने भी बच्चे अगर दूसरे स्कूल में होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, प्राइवेट स्कूल में होंगे, कोई भी एक बच्चा ये बोल देना कि उनका टीचर स्कूल के बाद उनको जो है वो एक्स्ट्रा क्लास लगा के ऑनलाइन पढ़ा रहा है या कभी भी पढ़ा के प्रैक्टिस करवा रहा है और आगे 1-2 महीने तक करवा रहा है, एग्जाम तक करवा रहा है, कोई भी एक बच्चा बोल देना, एग्जाम के पहले तो बढ़ जाती है चीजें, लेकिन अभी से करवा रहा है, यही तुम्हारे स्कूल की ताकत है, तुम्हारी ताकत है। और ये इसी कारण से तुम अलग हो उन 10 लाख बच्चों से, इसलिए रिजल्ट अलग भी आता है, क्योंकि बच्चे इस तरह से अलग मेहनत कर रहे होते हैं और टीचर लगा हुआ रहता है या लगे हुए रहते हैं। तुम्हारे साथ ये अलग होता है, तो उस चीज को समझो यार, है ना। वो जाया नहीं जाना चाहिए वो चीज। खैर, मन था बोलने का इसलिए बोल दिया, कोई भी आसपास कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा तुमसे, ना कोई मेहनत कर रहा होगा ऐसा। ऑनर 7A, भाई पहले तो नाम चेंज करो, बोलो। भैया, ये हाँ ना मेरा नंबर है, मेरा नाम पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ चेंज। हाँ ठीक, थैंक। वेलकम। हाँ, सो ये कौन सा इस बार का है, सेकंड और थर्ड। सेकंड में 4 नंबर का आना है और 3 में 2 नंबर का आना है। और पिछली बार क्या था, सेकंड में 4 नंबर का आना है, 3 में 2 नंबर का आना है। भाई साहब अच्छी रही, मतलब पिछली बार का मटेरियल मैच हो जाएगा अपने साथ। ऑब्जेक्टिव अभी 3 और 2, और ऑब्जेक्टिव जरूर, हाँ 2 और 3 है तो ऑब्जेक्टिव भी मैच हो रहे हैं। चलो देख लेते हैं फटाफट। पहला चैप्टर देख चुके हैं, दूसरे और तीसरे के क्वेश्चन आंसर, पहले के शायद क्वेश्चन आंसर रह गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको पता होना चाहिए। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन द्विवास्तव अभिक्रिया में अंतर, तेल वसा युक्त नाइट्रोजन को प्रभावित क्यों किया जाता है, वियोजन क्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, जल जाती है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम आयन को साफ क्यों करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो लगभग लगभग सभी। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आवश्यक क्यों है, अभ्यास का क्वेश्चन है एज इट इज। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि, ये खतरनाक क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन टफ बनाना होगा ना तो ये देगा, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी। हिट एंड ट्रायल विधि को जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक समीकरण को संतुलित करके बताना पड़ेगा। लघुत्तरी में आया है तो अब तो शायद कितने मार्क में है? 2 नंबर में है, हाँ 4 नंबर में है। हिट एंड ट्रायल अगर 4 नंबर में आ गई ना तो भाई साहब मजा आ जाएगा, लेकिन अथवा में आपसे बन जाएगा, बेफिक्र रहो। बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन के आने के। मैं बता दूंगा क्लास में, बता दूंगा इसको ऑनलाइन क्लास में बताने की अभी, फिर मैं भूल जाऊंगा। अरे हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का लगाओ और आगे बढ़ो। जब हमको दो अभिक्रियाएं दी रहती हैं, जैसे हमारी चैप्टर की पहली अभिक्रिया है वो वाली तो छोड़ो, Mg+O2, सिंपल वाली याद रखते हैं, वही याद रहती है, MgO। तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलती है कि भाई साहब सबसे पहले आप देखो सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, पहली स्टेप। दूसरी बात बोलो कि अभिकारक में जितने हैं उतने उत्पाद में कर लो उसको। जैसे हम आगे लगाए, कभी भी बोले परमाणु की संख्या नहीं बढ़ाओ, अणुओं की संख्या बढ़ाओ। और जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं तो अगर किसी दूसरे तत्व के परमाणु बढ़ जाते हैं तो फिर उसको भी यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है तुक्का लगाओ और आगे बढ़ो, है ना। तो और अच्छे से एक बार मैं क्लास में रिपीट कर दूंगा, क्योंकि फेस टू फेस बात होगी तो ज़्यादा अच्छे से रहेगी, और बताते रहे कि आज वाला बन जाएगा, और बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण। श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, मीथेन का जलना, CH4+O2, बहुत इजी सी रिएक्शन है ये। श्वसन अभिक्रिया याद होना चाहिए आपको, CH4O2 चेंजेस टू CO2, CO2 H2O प्लस ऊष्मा, हीट। ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया एक श्वसन अभिक्रिया हो गई, एक मीथेन का दहन हो गई। सेम C2H5OH का दहन लिख सकते हो, एथिल अल्कोहल का दहन, C2H5OH प्लस O2।
राइटिंग पे ध्यान मत देना। और सेम टू सेम एज इट इज बनेगा, CO2 पानी और ऊष्मा, CO2 पानी ऊष्मा सेम टू सेम, जैसा मीथेन में बनता है वैसे ये C2H5OH में भी बनता है। तो कोई उसमें विकृत गंधता किसे कहते हैं आपको पता है, जब लोहे की कीलो को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है और आयरन सल्फेट बनता है, जिसके कारण से उसका रंग जो है वो बदल जाता है। आप देखते हैं अम्ल क्षारक लवण में चैप्टर 2 से इस पार्ट से टोटल 2 अंक के वस्तुनिष्ठ और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। 4 अंक का प्रश्न जो है वो बहुत हद तक कॉमन क्वेश्चन है, पीएच पैमाना वो आ सकता है। और आम्ल क्षार में अंतर, ये दो बहुत कॉमन क्वेश्चन अगर आते हैं तो। इसके अलावा फिर देख ही रहे हैं अपन इसमें, निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, नहीं है। अब ये क्रिस्टलन जल युक्त क्या होता है, तो आप चैप्टर के लास्ट में जाओगे, लवण में पढ़ोगे, जब लवण खत्म होंगे मतलब लवण लास्ट में आता है तो वहां पर पढ़ोगे क्रिस्टलन जल क्या है। तो किसी भी अणु में जितने जल जल के अणुओं के जितने जल के अणु उपस्थित रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपन धावन सोडा का फॉर्मूला लिखो। धावन सोडा का फॉर्मूला किसी को याद है क्या, बिना देखे कोई बता सकता है? खाने के सोडे का और धावन सोडे का। चलो माइक खोल देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। आप माइक खोल सकते हो, आंसर दे सकते हो। सोडियम खाने के सोडे का, सॉरी धावन सोडा का फॉर्मूला। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 बस और 10H2O। जी हाँ, .10H2O। तो जो 10H2O लगा रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारे हैं जल योजन जल के अणु, जिसको हम क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें भी क्रिस्टलन जल होता है, वो डिपेंड करता है कितने जल के अणु जुड़ रहे हैं उसमें। उसी प्रकार से पीओपी जो होता है उसमें भी क्रिस्टलन जल होता है। तो नीलत होता है कॉपर सल्फेट, इसमें होता है बिल्कुल। खाने का सोडा, इसको अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं। खाने के सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा का फॉर्मूला है। धावन सोडा का फॉर्मूला अभी जस्ट पूर्वा ने बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोला। और जिप्सम, जिप्सम में भी पीओपी बनती है जिप्सम से, और जिप्सम में होता है एक ही केवल है जिसमें जलयोजन क्रिस्टलन जल नहीं होता है, वो है खाने का सोडा NaHCO3। बाकी में होता है, कॉपर सल्फेट में भी 2 अणु होते हैं, धावन सोडा में 10 अणु होते हैं, जिप्सम में ½ H2 होता है। जिप्सम का सूत्र पीओपी का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब आधा। तो इसमें 1.5 अणु होता है, जिप्सम में 2 होता है, जिप्सम में 2 अणु होता है। CaSO4, आप एक बार बुक में कंफर्म कर लेना। CaSO4 जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो ये भी क्रिस्टलन जल है। तो ये सारे क्रिस्टलन जल वाले यौगिक दिए हैं, जिप्सम, धावन सोडा और नीला सोडा, इन सब में क्रिस्टलन जल होता है। अगला, पाचन के समय अमाशय का पाचन का पीएच का मान क्या होता है, तो आपको पता है हमारा अमाशय जो है वो एसिड छोड़ता है HCl, और एसिड का मान पीएच 7 से कम होता है। तो 7 से कम, जाहिर सी बात है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, क्षारक, क्षारक में OH होता है। तो अब यहाँ पर देखो OH यहाँ पर भी लिखा है, OH यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और OH यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ पर छुपी हुई है, NaOH आप सभी को मालूम है प्रबल क्षारक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रबल क्षारक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक क्षारक है। लेकिन C2H5OH आपने नाम सुना हुआ है, और ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, एथिल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। और आपने जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अंतर लिखे थे, तो वहां पर भौतिक जब अपन 4 चैप्टर लिख रहे थे ना, वहां पर एक गुण लिखा था इसका C2H5OH का, कि ये उदासीन प्रकृति की होती है। जब उदासीन होती है तो ना अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है। तो अगर आप टेस्ट करके देखोगे तो वो जो झनकार आती है, मतलब थोड़ी सी वो वैसी आती है ना टेस्ट, लेकिन वो क्षारक का नहीं होता है। वो रियल अल्कोहल जो है वो प्योर फॉर्म में उदासीन प्रकृति की होती है ना। तो टाइम 40 मिनट पूरा हो गया। अगर अच्छा लग रहा है पढ़कर, कुछ लग रहा है सीख रहे हो, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, ताकि 20 मिनट की क्लास फिर से हो जाए, 9 बज जाए। और नहीं लग रहा तो जा सकते हो, आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाकी बच्चे बोलते हैं हम यूट्यूब पे देख लेंगे, मुझे मालूम है कितने देखते होंगे, बहुत कम देखते होंगे। जो देख रहा होगा वो तो सुन ही लेगा मैं कोई चीज़। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।